डियर स्टूडेंट, आज से हम जिस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं वो है बायोकेमिस्ट्री क्लास 10। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो। जैसे अगर एक आदमी सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में H2SO4 को स्टडी कर रहा हो तो वो बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ उसी कंपाउंड को पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो। अगर कोई शख्स प्रोटीन के बारे में स्टडी कर रहा हो तो ये भी एक कंपाउंड है, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। अगर कोई प्रोटीन को स्टडी करता हो तो वो बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहा है। इन शॉर्ट, बायोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मौजूद कंपाउंड है उनके 4 बड़े बड़े टाइप्स हैं। वो कौन कौन से? डियर स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद 4 बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड है। इस चैप्टर के अंदर हम वन बाय वन इंशाल्लाह तमाम कंपाउंड्स को डिटेल के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज जिस कंपाउंड से हम हमारे चैप्टर का आगाज कर रहे हैं वो है जी कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहली चीज ये है कि कार्बोहाइड्रेट एबंडन होता है। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी वो हमारे जिस्म में ज़्यादा मौजूद नहीं होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे जिस्म में एबंडेंट होता है। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन और वाटर जब जमा हो जाए तो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है? यानी इसके अंदर का कार्बन के साथ जब पानी शामिल हो, इन दोनों के मजमूए को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसमें आपको क्या है? कार्बन के साथ वाटर जमा हुआ है, यानी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जब भी कार्बोहाइड्रेट बनता है, अगर सी की तादाद n हो तो h की तादाद भी क्या होगा? n होगा। मुमकिन है C3 हो, H2O की तादाद भी स्टूडेंट क्या होगा? इसकी तादाद भी 3 होगी। अगर C की तादाद 5 हो तो H2O की तादाद भी क्या होगी? 5। लिहाजा कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है वो है जी CnH2ON। ये स्टूडेंट, ये कार्बोहाइड्रेट बनता कहाँ है? कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है वो है जी, जहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमें हासिल होता है या जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता है वो है प्लांट। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? आपने बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हैं कि पौधों के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की मौजूदगी में जब मिक्स होता है इन द लीफ, तो आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है वो है प्लांट, और प्लांट में कौन सा प्रोसेस के जरिए आता है? वो है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 कंबाइन होता है इसके साथ H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो है जी C6H12O6। इस प्रोसेस का जो मेन पर्पस है वो है ग्लूकोज बनाना, लेकिन इस प्रोसेस के जरिए बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमें ऑक्सीजन का गैस भी रिलीज होता है। इंतहाई ज़्यादा अहम प्रोसेस है। अगर दुनिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होता तो हमें ग्लूकोज हासिल नहीं होता, इसके अलावा हमें ऑक्सीजन का गैस हासिल नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, अगर ये प्रोसेस ना होता दुनिया में ज़िंदगी का कोई तस्वुर भी मौजूद नहीं। ये स्टूडेंट, कार्बो ये स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन होता है, लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप नहीं होता, उसके साथ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर भी एक कंडीशन लगी हुई है, और वो कंडीशन क्या? कि ये जो हाइड्रोक्सिल है वो पोली होना चाहिए। पोली होना चाहिए, इट मीन्स इसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन के अंदर मौजूद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक ना हो, बल्कि एक से ज्यादा होना चाहिए। यानी ऐसा एल्डिहाइड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो तो उसे आप कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और ऐसा कीटोन जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH की तादाद आपको 2 या 2 से ज्यादा हो, तो उस कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसको हम मजीद जो है मोनोसेक्राइड के अंदर इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये हुआ कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 ग्रुपों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है मोनोसेक्राइड,
डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये तीनों क्या चीज है। डियर स्टूडेंट, पहला टॉपिक है मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के इन तीनों टाइप्स को जब भी हमने डिस्कस किया, उन तमाम में से ये जो मोनोसैकेराइड है वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। इट इज सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। डियर स्टूडेंट, पानी के अंदर जब हम मोनोसैकेराइड को डालते हैं तो मोनोसैकेराइड पानी में जाने के बाद हाइड्रोलाइज नहीं होता, नॉट हाइड्रोलाइज, इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी पानी के जरिए हम मोनोसैकेराइड को ब्रेक नहीं कर सकते। जबकि ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को पानी में डालेंगे तो वो पानी उसको हाइड्रोलाइज करता है, पानी इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। डियर स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड पर मौजूद होता है हाइड्रोजन, दूसरे साइड पर मौजूद है कार्बन। तो ये है एल्डिहाइड मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन का ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, इस साइड पर भी कार्बन, इस साइड पर भी कार्बन। क्या इसी को आप कार्बोहाइड्रेट कहेंगे? नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ कीटोन ग्रुप तो है, लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड को तो मोनो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होना चाहिए, OH। यहाँ पर हम लगाते हैं एक OH। जब आप एक OH लगाएंगे तो बाकी हाइड्रोजन लगेगा। क्या आप इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? नो, क्योंकि इसके अंदर OH तो मौजूद है, लेकिन एक OH होने से ये आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। बल्कि डेफिनेशन ये कहता है कि इसके अंदर OH की तादाद एक से ज्यादा होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक और कार्बन, यहाँ मौजूद है एक और OH। अब आपको क्या बन गया, ये कार्बोहाइड्रेट है। इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्बन की तादाद 2 है, यहाँ OH, यहाँ OH। अब आप इसे कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कीटोन का ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड का ग्रुप है। पहली कंडीशन मीट की। इसके अंदर OH है, यहाँ पर भी OH मौजूद है। दूसरी कंडीशन में मीट की। तीसरी कंडीशन ये थी कि OH की तादाद पोली होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 2 मौजूद है, लिहाजा ये भी कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर भी OH की तादाद 2 से ज्यादा है, 2 मौजूद है, लिहाजा ये भी आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड में से जो फेमस मोनोसैकेराइड है वो है जी ग्लूकोज। हम इसी को आगे ले जाकर कार्बन की तादाद को बढ़ाकर हम इसको ग्लूकोज बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। डियर स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन मौजूद है। जब कार्बन की तादाद 6 हो तो C6 हो, H की तादाद 12 होती है और O की तादाद 6 होती है। ये कौन सा कंपाउंड है? फेमस कंपाउंड ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड का ग्रुप है। ये कार्बोहाइड्रेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर OH मौजूद है। ये कार्बोहाइड्रेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर OH जो है पोली है। ये जो कंपाउंड बना है ये आपको मोनोसैकेराइड है। ये मोनोसैकेराइड है। इस मोनोसैकेराइड को अगर आप पानी में डालें तो ये हाइड्रोलाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन की जो तादाद है वो आपको कितना है, 1 2 3 4 5 6। इस मोनोसैकेराइड में कार्बन की तादाद 6 है। लेकिन ये भी एक मोनोसैकेराइड है, इस मोनोसैकेराइड में कार्बन की तादाद 1 2 3 है। लेकिन ऐसा भी मोनोसैकेराइड बन सकता है जिसमें कार्बन की तादाद क्या हो, कार्बन की तादाद 4 हो। ऐसा भी मोनोसैकेराइड बन सकता है जिसमें कार्बन की तादाद 5 हो। ऐसा भी मोनोसैकेराइड बन सकता है जिसमें कार्बन की तादाद 6 हो, जैसे कि ग्लूकोज में। और ऐसा भी मोनोसैकेराइड होगा जिसमें कार्बन की तादाद 3 हो। यानी अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे वो है कार्बन 3 2 6। मोनोसैकेराइड में या 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड होगा जैसे कि यहाँ पर है, या 4 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड होगा, या 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड होगा, या ग्लूकोज की तरह 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड मौजूद होता है। मोनोसैकेराइड में चूंकि कार्बन की तादाद बराबर नहीं होती, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 मौजूद होता है। कार्बन की तादाद की बुनियाद पर, कार्बन की तादाद की बुनियाद पर मोनोसैकेराइड को हम मजीद ग्रुपों के अंदर डिवाइड करते हैं। ये स्टूडेंट, मोनोसैकेराइड को हम मजीद डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। इन मोनोसैकेराइड के अंदर मौजूद कार्बन की बुनियाद पर मोनोसैकेराइड को आप मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। वो ग्रुप क्या है? ट्राइयोस, ट्रेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस,
ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें कार्बन की तादाद 3 हो उसको ट्राइयोस कहते हैं। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें कार्बन की तादाद 4 हो उसको टेट्रोस कहते हैं। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें कार्बन की तादाद 5 हो उसको पेंटोस कहते हैं। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन की तादाद 6 हो उसको हेक्सोस कहते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि ग्लूकोज इन तमाम में से कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। कार्बोस मोनोसेक्राइड को हम एक और बुनियाद पर भी डिवाइड करते हैं। मोनोसेक्राइड को डिवाइड करते हैं हम एक और बुनियाद पर जो है फंक्शनल ग्रुप। मोनोसेक्राइड के अंदर या एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा या मोनोसेक्राइड के अंदर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट के दो ग्रुप हैं। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो और ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कीटोन मौजूद हो। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड का ग्रुप हो उनको एल्डोस शुगर कहते हैं। एल्डोस शुगर। एल्डोस शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, और कीटोस शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं कीटोस शुगर जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या मौजूद हो, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। डियर स्टूडेंट, आपके बुक ने कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड की एग्जांपल दी है, और एग्जांपल जो कोट किया है बुक ने वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बुक ने साथ में आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछा है, वो क्या? ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बुक ने आपसे सवाल ये पूछा है कि ग्लूकोज एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अंदर पेंटाहाइड्रोक्सी है। अब आपने जिससे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पर, और जैसे कि आपको वहाँ पर नजर आ रहा है, आपने मुझे बताना है कि ग्लूकोज के अंदर पेंटाहाइड्रोक्सी मौजूद है या नहीं है। ग्लूकोज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या नहीं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। आपने डायग्राम को यहाँ पे देखना है और डायग्राम को देखकर मुझे बताना है कि इसके अंदर OH हाइड्रोक्सी कितना मौजूद है। अगर 5 है तो ये आंसर यस होगा, अगर 5 OH मौजूद ना हो तो ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट, ये सारा था मोनोसेक्राइड क्या होता है, मोनोसेक्राइड के टाइप कौन कौन से हैं, मोनोसेक्राइड को किस बुनियाद पर हम डिवाइड करते हैं, मोनोसेक्राइड की जो फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लूकोज इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्यों कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा बड़ा ग्रुप है वो है ओलिगोसेक्राइड। अगर आप किसी भी ओलिगोसेक्राइड को पानी के अंदर डालें तो वो ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइज होगा, वो ओलिगोसेक्राइड ब्रेक डाउन होगा। मिसाल के तौर पर ये है जी एक आपको ओलिगोसेक्राइड, इस ओलिगोसेक्राइड को आपने पानी में डाला, जैसे पानी में डालेंगे तो ये चीज टूट जाएगी। अब ये टूटा टूटा तो आपको कितने यूनिट बने, 1 2 3 4 5 6। ओलिगोसेक्राइड उस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिसको पानी में डालने के बाद ये 6 यूनिट के अंदर डिवाइड हो, और ये जो 6 यूनिट बने हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड 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 मोनोसेक्राइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पानी में हाइड्रोलाइज होने के बाद मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करें, उस कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अब ये ओलिगोसेक्राइड है, इसको आपने पानी में डाला तो ये टूटा और आपको 2 यूनिट बनाए। ये क्या चीज है, ओलिगोसेक्राइड। क्यों? क्योंकि इसको पानी में डालने के बाद हाइड्रोलाइज हुआ, हाइड्रोलाइज होने के बाद आपको 2 मोनोसेक्राइड बनाया, लिहाजा ये ओलिगोसेक्राइड है। अगर आप एक मोनोसेक्राइड है इसको पानी में डालें और ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, 1 2 3, ये भी क्या होगा, ओलिगोसेक्राइड होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो पानी में हाइड्रोलाइज होने के बाद 3 मोनोसेक्राइड बना रहा है। इसी तरह चलते चलते अगर एक मोनोसेक्राइड है, इसी तरह एक ओलिगोसेक्राइड को पानी में डालने के बाद अगर ये 1 की 5 6 7 8 9 मोनोसेक्राइड बने तो इसको भी आप क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड। डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनता है कि ओलिगोसेक्राइड उस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जो पानी में जाने के बाद डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद या 2 मोनोसेक्राइड बनाता है, या वो पानी में जाने के बाद डिवाइड होता है 3 बनाता है, या वो 4 बनाता है, या वो 5 बनाता है, या वो 6, या वो 7, या वो 8, या वो 9 मोनोसेक्राइड बनाए, तो इसको क्या कहेंगे आप, ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। लेकिन अगर एक कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालें, पानी में डालने के बाद वो टूटे और उससे आपको 10 यूनिट बने, इसे आप ओलिगोसेक्राइड नहीं कहेंगे, इसको आप पॉलीसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड को पानी में ओलिगोसेक्राइड को पानी में डालने के बाद ओलिगोसेक्राइड टूटकर 2 से लेके 9 मोनोसेक्राइड बनते हैं। इसको आप रिवर्स करके भी इस डेफिनेशन को देख सकते हैं। जब 2 मोनोसेक्राइड मिल जाए तो जो चीज बनेगा उसे आप ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। जब 3 मोनोसेक्राइड मिले उससे जो बनेगा उसको आप ओलिगोसेक्राइड कहते हैं।
इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 मोनोसेक्राइड मिलकर जो चीज बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बुनियाद पर आप इसको मजीद फर्दर डिवाइड करते हैं। ऐसा ओलिगोसेक्राइड जो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हो इसको आप डाइसेक्राइड कहते हैं। यानी ये क्या हुआ, डाइसेक्राइड है। ऐसा ओलिगोसेक्राइड जो टूटकर 3 बन रहा हो उसको ट्राइसेक्राइड कहते हैं। ट्राइसेक्राइड कहते हैं। ट्राइसेक्राइड उस ओलिगोसेक्राइड को कहते हैं जो ब्रेक होने के बाद 3 यूनिट के अंदर डिवाइड हो रहा हो। इसी तरह फर्दर ऑन ये चलता रहता है। इसके एक एग्जांपल जो आपके बुक ने कोट किया है, C12, H22, O12 जब पानी में जाकर हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज होने के बाद ये आपको C6H12O6 C6H12O12 ये है जी सक्रोज। सक्रोज जब सक्रोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, क्योंकि सक्रोज पानी में जाकर टूटता है, टूट कर आपको 2 यूनिट बनाते हैं, और जो 2 यूनिट बनेंगे वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्योंकि ओलिगोसेक्राइड ब्रेक होकर 2 यूनिट बना, लिहाजा सक्रोज को हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। आई होप कि आपको ओलिगोसेक्राइड का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड क्या होता है। ये स्टूडेंट, जब किसी कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालने के बाद वो ब्रेक होकर 2 से लेके 9 यूनिट बनाए तो इसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को पानी में डालने के बाद इससे आपको क्या बने, 10 यूनिट बने, 11 बने, 12 बने, 13 बने, और चलता जाए, आखिर में हजारों यूनिट बने। तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे आप, पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जब पानी में जाके हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज होने के बाद इससे आपको 10, 11, 12, 13 हजारों मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस होते हैं। इस कंपाउंड को पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड की जो मिसाल है वो स्टार्च और सेलुलोज है। स्टार्च और सेलुलोज क्या होता है, बेसिकली स्टार्च के अंदर मोनोसेक्राइड सारे के सारे कंबाइन होते हैं। सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं तो जो चीज बनेगी उसको स्टार्च कहते हैं। जब आप स्टार्च को ब्रेक करेंगे तो आपको मोनोसेक्राइड ग्लूकोज आपको दोबारा हासिल होगा। पॉलीसेक्राइड नॉर्मली टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और ये सॉलिड होता है, लेकिन ऐसा सॉलिड जो कि एमॉर्फस है। मोनोसेक्राइड भी सॉलिड है, लेकिन ये ऐसा सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका टेस्ट होता है और इसका टेस्ट जो है वो स्वीट कलर का होता है। लेकिन पॉलीसेक्राइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि टेस्टलेस होता है, और ये ऐसा सॉलिड है जो कि एमॉर्फस होता है। आई होप कि आपको मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड का लेक्चर के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।